हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान आईटीआर यू फाइल करने का प्रोसेस इन डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सैलरीड पर्सन है और वो अपना आईटीआर वन आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं या फिर आईटीआर यू कैसे फाइल करते हैं वो सीखना चाहते हैं। तो दोनों ही पर्सन के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये फॉर्म 16 पर लेके चलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो फॉर्म 16 है, ये एक बीएसएफ एम्प्लॉय का है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जॉब करते हैं। यहाँ पे उनकी रैंक और यहाँ पे उनका एम्प्लॉइज वगैरह का डेटा होता है, वो मैंने हाइड किया हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो है 8,90,190। उसका दोस्तों इनके कुछ एग्जाम अलाउंसेस हैं, अंडर सेक्शन 10 है, जो कि हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। ये बिल्कुल थोड़ा सा लाइट दिख रहा है क्योंकि इन्होंने मेरे को फोटो भेजी थी, तो इतना क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वाटर अलाउंस और किट मेंटेनेंस अलाउंस पब्लिक पीएम रिलीफ फंड, इन सबका मिला के यहाँ पे 10,000 है। और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है, तो यहाँ पे 10,800 है। और इसके बाद इनका कुछ रिकवरी हुआ है, तो यहाँ पे मिसलेनियस रिकवरी में यहाँ पे 6,167 का यहाँ पे इनका रिकवरी है। टोटल मिला के यहाँ पे जो अमाउंट हो जाता है 76,967 का हो जाता है, जो कि एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है। तो एग्जम्प्ट अलाउंस क्या होता है? जो हमारी ग्रॉस सैलरी में से लेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो लेस करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन और एग्जम्प्ट अलाउंस लेस करने के बाद जो अमाउंट आ गया यहाँ पे 8,30,223। तो दोस्तों, यही इनकम हो जाती है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनके जो चैप्टर 6 के डिडक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे इनका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है 1,80,000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनका सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का प्रीमियम है 360 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हो जाता है 1,80,360। जैसा कि आपको पता होगा 80C में जो डिडक्शन अलाउ है 1,50,000 के मैक्सिमम अलाउ होते हैं, तो यहाँ पे 1,50,000 आ गया। अब 1,50,000 लेस होने के बाद इनकी जो टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन यहाँ पे 6,63,223 आ चुकी है। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो टीडीएस कटा हुआ है वो है 45,145 और इसके ऊपर सेस लग गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो यहाँ पे 1,806 रुपीज़। अब टोटल टैक्स हो गया यहाँ पे 46,951 का इन्होंने टैक्स पे किया है। अब यहाँ पे इन्होंने आईटीआर एक्चुअली 31 दिसंबर 2023 से पहले फाइल करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसी कारणवश आईटीआर फाइल नहीं किया। अब तो इनके केस में मैं आईटीआर यू फाइल करना चाह रहा हूँ, तो अब हम देखेंगे आगे इसका प्रोसेस। अब दोस्तों, जो फॉर्म 16 का डेटा था, मैंने सारे डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, जिससे कि आगे वीडियो को बनाने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि वो जो फॉर्म 16 था उसमें डेटा क्लियर दिख नहीं रहा था। अब दोस्तों, आईटीआर यू फाइल करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल को ओपन करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है यूआरएल में, किसी भी ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना है। यूआरएल में टाइप करना है www.incometax.gov.in। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, असेसमेंट ईयर आपने वही सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप आईटीआर यू फाइल करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक की यूटिलिटीज़ आपको एक्सेल यूटिलिटीज़ मिल जाएँगी। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आईटीआर 1 है क्योंकि मैं सैलरीड एम्प्लॉइज़ का आईटीआर फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ सैलरी से इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, एक फ़ोल्डर बना लेना है, उसी में आपने अपना पूरा डेटा को इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन डिटेल्स फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर ऑलरेडी फाइल है। लेकिन दोस्तों, ये जब आईटीआर अगस्त के मंथ में फाइल किया था, फाइल करने के बाद इसको इंडिविजुअल ने वेरीफाई नहीं किया, जिसके कारण आईटीआर नॉट वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। अब दोस्तों, इनके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कि आईटीआर यू फाइल करें या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिले। यदि साइन हो जाती है तब भी आप आईटीआर को प्रोसेस आगे कर सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 का ऑलरेडी आईटीआर फाइल है। यहाँ पे इन्होंने 20 अगस्त 2023 को आईटीआर फाइल किया था, लेकिन आईटीआर फाइल करने के बाद विदिन 30 डेज उसको या तो ई वेरीफाई करना होता है या फिर सीपीसी के एड्रेस पे मैनुअली प्रिंट निकाल के सिग्नेचर करके भेजना होता है। यदि विदिन 30 डेज आपने आईटीआर की कॉपी को नहीं भेजा तो आईटीआर इनवैलिड हो जाता है। तो इनके केस में भी सेम ऐसा ही हुआ है, इनका आईटीआर भी इनवैलिड हो चुका है। अब दोस्तों, एक बार जब आईटीआर इनवैलिड हो गया, यदि आपकी ड्यू डेट रिमेनिंग है, यानी कि जो आईटीआर को फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, उससे पहले चाहते तो आईटीआर रिवाइज भी हो सकता था और दोबारा आईटीआर फाइल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्यू डेट निकल चुकी है। एज ऑफ नाउ मंथ चल रहा है फरवरी का 2024 का।
तो अब दोस्तों या तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो कि असेसिंग ऑफिसर अप्रूव करता है, तो वो थोड़ा अप्रूव कराना बड़ा ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि उसमें रीज़न बताना पड़ता है कि किस लिए ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल किया जा रहा है, क्यों आप इसके तहत आईटीआर फाइल कर रहे हो, क्या रीज़न है, किस वजह से आपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे इनका आईटीआर यू फाइल करके इनके आईटीआर को आगे प्रोसेस करूँगा, तो आगे आप वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ई फाइल में जाना है, ई फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड फ्री फील्ड डेटा के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ से असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों सेम आपको अगेन ध्यान में रखना है, असेसमेंट ईयर आपने वही सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हो। तो यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर 23-24 और आप 31 मार्च 2024 तक आप 21-22, 22-23 और 23-24 के लिए आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। यानी कि 21-22 के लिए आप आईटीआर यू 31 मार्च 2024 तक फाइल कर सकते हो। उसके बाद आईटीआर यू फाइल 21-22 के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर मेरे केस में 2023-24 है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने सेम जो प्री फिल डेटा की फाइल है उसको भी आपने उसी फ़ोल्डर में सेव कर लेना जहाँ पे आपने एक्सेल यूटिलिटी को सेव किया। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। अब दोस्तों मिनिमाइज़ करने के बाद हमने जिस फ़ोल्डर को क्रिएट किया था जहाँ पे सारा डेटा सेव किया हुआ है, उस फ़ोल्डर में मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको जो एक्सेल की यूटिलिटी मैंने यहाँ पे जो सेव की थी, उसको आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, या फिर आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब आप ये जो ज़िप फाइल है इसको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। हो गया दोस्तों। अब आपको जो एक्सेल यूटिलिटी है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अनब्लॉक को चेक करना है और अप्लाई को क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके करना है। अब दोस्तों इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। दोस्तों हमारी एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो डेटा एंट्री करोगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन सेल में एंट्री करोगे। जो रेड सेल्स होंगी वो कंपलसरी है, उनमें डेटा आपको फीड करना है और आपने यहाँ पे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी यानी कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन सेल्स दिख रही हैं इसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जो ब्लैक में है ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जो रेड में है उन सेल्स में आपको डेटा जरूर फिल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे डेटा आप चाहो तो इस डेटा को मैनुअली भी फीड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैनुअल फीड करते हैं तो कुछ एक एरर्स भी आ जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने आपसे प्रीफिल डेटा डाउनलोड करवाया था। अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। अब दोस्तों आपने जिस फोल्डर में डेटा को सेव किया था, जहाँ पे प्रीफिल फाइल सेव की थी, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें से फाइल को ओपन कर लेना है और ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा जो प्रीफिल डेटा है फिल हो चुका है, सेल्स खुद के खुद फिल हो गई हैं, यानी कि जो हमारा प्रीफिल फाइल से डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल की बेसिक प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। तो यदि आपका कुछ इसमें अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आप एड्रेस, मोबाइल नंबर, सो एंड सो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मेरे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसलिए मैं इसको यही रहने देता हूँ। यदि आपके केसेस में कुछ और है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो दोस्तों यहाँ पे 115 बीएससी का मतलब है ये जो आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए फाइल कर रहे हैं, तो अप टू असेसमेंट ईयर 23-24 तक जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे था वो था ऑल टैक्स रेजिमे। अब 23-24 के बाद या फिर उससे आगे 24-25 और उससे आगे जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे होगा तो वो होगा न्यू टैक्स रेजिमे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो आईटीआर फाइल करने जा रहा हूँ 23-24 में कर रहा हूँ, तो 23-24 में मैं जो आईटीआर फाइल करना चाहता हूँ ऑल टैक्स रेजिमे, तो मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करूंगा। उसका दोस्तों यहाँ पे वंस अगेन पूछ रहा है डू यू वांट टू चेंज वैल्यू ऑफ आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिमे अंडर सेक्शन 115 बीएसई। तो दोस्तों आपको यहाँ पे यस करना है। अब दोस्तों यहाँ पे 7 प्रोविजो की कुछ एक कंडीशंस हैं, यदि आप इसमें से किसी एक कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो तो आपको यहाँ पे यस रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं फाइलिंग इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आईटीआर यू है, तो आईटीआर यू के केसेस में सिर्फ और सिर्फ 139(8)A एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे 139(8)A। यदि दोस्तों हम कंडोनेशन ऑफ डिले का अप्रूवल ले लेते तो हम यहाँ पे 119(2) ब्रावो को सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पे 139(8)A। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यदि आपने पहले से कोई आईटीआर फाइल किया है और आप अपडेटेड आईटीआर यानी कि आईटीआर यू फाइल करना चाहते हो, तो आपको उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपने कब फाइल किया था उसकी डेट जब आपने वेरीफाई किया था वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों अब आ जाता है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको जो डेटा एंटर करना है ग्रीन सेल्स में एंटर करना है। तो यहाँ पे 4,50,000 है, लेकिन एक्चुअल में ये जो डेटा फिल हुआ है तो सारा डेटा करेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे 4,50,000 नहीं है, जो इनकी जो एक्चुअल सैलरी थी वो एक्सेल शीट में पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे 8,90,190। तो यहाँ पे फिल कर दीजिए 8,90,190। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंड एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे फॉर्म 16 में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 में जो अलाउंसेस एग्जाम थे यहाँ पे 76,967 के थे। अब हम इसकी डिटेल्स भी वन बाय वन करके फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अलाउंस है, यहाँ पे दोस्तों ड्रॉप डाउन में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप ये केस में यदि कोई एप्लीकेबल होता है तो आप उसको सेलेक्ट करके फिल कर दीजिए अमाउंट। तो यहाँ पे मेरे केसेस में सीधा मैं यहाँ पे एनी अदर पे क्लिक करूंगा और उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल करूंगा। क्या डिटेल्स है? फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे वॉशिंग अलाउंस, मैंने आपको बताया था पहले भी, फॉर्म 16 को तो ब्रीफ किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अब्लिक किक मेंटेनेंस अलाउंस, अब्लिक पीएम रिलीफ फंड, इन सबका जो मिला करके इन एम्प्लॉइज का जो डेटा था वो था 10,000। अब दोस्तों नेक्स्ट अलाउंस, अगेन एनी अदर में क्लिक करना है। आपको ये जो डेटा है आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मॉडिफाई, यहाँ पे था 10,800। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट अलाउंस था वो था रिकवरी अलाउंसेस। इनका कुछ अमाउंट इनको एक्स्ट्रा दे दिया होगा, वापस ले लिया, तो आपकी इनकम में से कम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे MISC मिसलेनियस रिकवरी हो गया। अब जो रिकवरी थी वो थी 6,167 की। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्ट है, आप इसको चाहो तो डिलीट कर सकते हो, नहीं तो इसको रहने भी दे सकते हो। यहाँ पे जो एग्जाम अलाउंसेस टोटल हो गए 26,967 के। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस का जो अमाउंट लेस कर दिया 50,000, तो मैंने आपको बताया था, तो लेस करने के बाद यहाँ पे आ गया 8,13,223। हम अपने डेटा में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8,13,223 मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया 76,967, क्योंकि फॉर्म 16 को भी इसी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो अदर इनकम है ये अभी इसमें इंक्लूड नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी की इनकम है। अब दोस्तों ये जो अदर इनकम है यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, यहाँ पे इसको भी इंटर कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इसको आप सेलेक्ट करने दीजिए। यदि आपके केसेस में कोई आपको हाउस रेंट से कोई इनकम हुई है या फिर आपने होम लोन ले रखा है, उसके ऊपर अगर ये आपने लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो आप यहाँ पे उसका भी डेटा फीड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक प्रीफिल डेटा से आ गया इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी 860 और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 927। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया 1787। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे चैप्टर 6 के डिडक्शंस आ जाते हैं। चैप्टर 6 के डिडक्शंस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इनकी जो टोटल अमाउंट था वो था 1,50,000। यहाँ पे फॉर्म 16 में देख लीजिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,80,360 था, लेकिन जो कैपिंग लिमिट होती है 80C की 1,50,000 ही मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे 1,50,000 बाय डिफॉल्ट आ चुका है, जो कि करेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 860 ही ऐड किया है, यहाँ पे 927 को ऐड नहीं किया है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि मैंने इस अमाउंट को क्यों ऐड नहीं किया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे दो कॉलम होते हैं जो कि डिडक्शन के हैं, 80 TTA और TTB। दोस्तों ये होते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। तो दोस्तों यदि आपकी एज 60 से कम है तब आपको सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट पर 10,000 तक का अमाउंट एग्जम्प्टेड होता है, और यहाँ पे 80TTB ये होता है सीनियर सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल, इनको 50,000 तक का अमाउंट एग्जम्प्टेड होता है। तो हमारे केसेस में जो सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट इनकम थी वो थी यहाँ पे 927 की, ये एग्जम्प्ट है, इसी कारण मैंने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे 927 को हम इसमें फिल कर देंगे, 80TTA में 927 हो गया दोस्तों। अब नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा बचा नहीं है जो आपको फिल करने की जरूरत हो फिलहाल। अब दोस्तों पार्ट ए जनरल 139A में जाना है, ये आइडिया व्यू में यही बड़ा इंपॉर्टेंट टैब होता है, शेड्यूल होता है, तो हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट सेल आ जाती है, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों यदि आपने पहले से कोई रिटर्न फाइल किया है, अब आप उसके डेटा को करेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे नो करना है। मेरे केसेस में मैंने रिटर्न फाइल किया है लेकिन वो इनवैलिड हो चुका है, उसको वेरीफाई नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। और दोस्तों
यदि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल किया है तो आपको यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और यहाँ पे उसको आपने कब वेरीफाई किया था उसका डेट और आपको यहाँ पे रीज़न देना होगा कि आप जो आईटीआर-यू है क्यों फाइल करना चाहते हो। तो मेरे केसेस में बड़ा ही सिंपल रीज़न है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड और दोस्तों बाकी अदर रीज़न्स भी हैं। आपने कोई इनकम को पहले फाइल किया था उसमें करेक्ट रिपोर्ट नहीं किया। आपने इनकम जो फाइल की थी वो गलत हेड में सिलेक्ट किया था। आप जो लॉसेस हैं आप उनको कम करना चाहते हो और अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन को आप कम करना चाहते हो या फिर दोस्तों रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जेबी और 115 जेसी में करना चाहते हो या फिर आपने जो टैक्स का जो रेट है वो गलत सेट किया है। तो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसको सेलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न एज पर कंडीशन लेड आउट इन सेकंड एंड थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 139(a)। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ कि किन किन कंडीशंस में आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो, कब आप आईटीआरयू नहीं फाइल कर सकते, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे यस करूंगा या मैं नो करूंगा तो मैं आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मैं आईटीआरयू फाइल करने के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। यदि आपके केसेस में कोई सिक्योर प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है तो आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे अप टू 12 मंथ और 12 टू 24 मंथ। तो दोस्तों ये जो पीरियड शुरू होता है ये होता है जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हो वो असेसमेंट ईयर समाप्त होने के बाद आप यदि विद इन 12 मंथ आईटीआर फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा अप टू 12 मंथ। यदि आप 12 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं और 24 मंथ से कम है तो यहाँ पे आएगा 12 टू 24 मंथ और 24 मंथ से ज्यादा हो गए तो आप आईटीआर यू फाइल कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्यों पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये रीजन है कि जब हम 12 मंथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टैक्स का जो एडिशनल टैक्स का जो पेनल्टी लगता है 25% का लगेगा और यहाँ पे जब हम 12 से 24 मंथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एडिशनल टैक्स पेनल्टी लगता है वो लगेगा 50%। तो इसलिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है, मैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर यू फाइल कर रहा हूँ। तो 23-24 का जो असेसमेंट ईयर समाप्त होता है 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 के बाद 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक यदि मैं आईटीआर फाइल करूंगा तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा अप टू 12 मंथ और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2024 तक आईटीआर में फाइल करूंगा तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा बिटवीन 12 टू 24 मंथ। तो यहाँ पे मैं अप टू 12 मंथ को सेलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे पार्ट एस जनरल 139(a) कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। तो दोस्तों जो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि जहां से आपकी इनकम जनरेट हुई, जिसने आपको पेमेंट किया उसी ने आपका वहां पे टैक्स काट करके आपको पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर ने आपका जितना टैक्स काटा होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे केसेस में 46,951 का ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है तो मैं नेक्स्ट टैब में जाता हूँ। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों टीसीएस होता है जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, कुछ करते हैं तो गवर्नमेंट की कई जगह प्रोविजन होते हैं, जैसे कि आप कोई बड़ी व्हीकल परचेज करते हो तो वहाँ पे 1% का टीसीएस काटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टीसीएस में भी मेरा कोई डेटा है नहीं तो इसको भी मेरे को फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो दोस्तों टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स को फिल कर देना है। यदि आपने पोर्टल पर फिल नहीं की हुई है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मेरे केसेस में यहाँ पे ऑलरेडी फिल है। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेस, जिस लोकेशन से आप आईटीआर फाइल कर रहे हो आपको उसका नाम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं पार्ट बी एटीआई। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी एटीआई में आने के बाद हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न एज पर अपडेटेड रिटर्न। हेड ऑफ इनकम इफ यस प्लीज स्पेसिफाई एडिशनल इनकम। तो दोस्तों यदि आपने पहले से कोई आईटीआर फाइल कर रखा था, अब आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो आईटीआर यू फाइल करके और आपने जिस शेड्यूल्स में, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में यदि आपने पहले सैलरी कम डिक्लेयर किया अब आप उसको ज्यादा कर रहे हो तो जितनी आपने ज्यादा सैलरी डिक्लेयर की है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम अदर सोर्स में यहाँ पे अगर कोई आपकी इनकम बढ़ी है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो मेरे केसेस में पहले से कोई आईटीआर फाइल नहीं है तो सीधा आपको यहाँ पे जो अमाउंट आपका सैलरी में आ रहा है वो अमाउंट आपको यहाँ पे टोटल फिल करना है, जो अदर सोर्सेस में आ रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी वाले सेल को कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल देना है। आप नहीं चाहते तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो और वापस आपको यहाँ पे इनकम डिटेल शेड्यूल में आ जाना है और आने के बाद हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन से जस्ट ऊपर आपको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी सैलरी अपलिफ्ट पेंशन वाले सेक्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो डेटा है ऑटोमेटिक कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्सेज से आपको जो इनकम है आपने इसको यहाँ पे फिल करना है। तो आपने यहाँ पे इसको इक्वल टू डाल देना है और अगेन इनकम डिटेल्स में जाना है
और आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से जस्ट नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको इस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो हमारा जो दोनों डेटा यहाँ पे फिल हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब बगल वाले शेड्यूल्स में चले जाना है। यहाँ पे 80D होता है आपका यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। आपका आपकी फैमिली का जो मेडिकल खर्चे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेरे केसेस में कुछ एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल पब्लिक फैमिली और यहाँ पे वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे भी आपसे ये पूछा जाता है कि वेदर यू और योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, यानी कि आप या आपकी वाइफ सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना। नो करने के बाद अब मेरा यहाँ पे कुछ डेटा मेरे को फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे केसेस में कोई एक्सपेंडिचर और कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे 80G दोस्तों डोनेशंस के लिए होता है। यदि आपने कोई डोनेशन पेड किया है तो अकॉर्डिंगली आप उसको फिल कर दीजिए। तो मेरे केसेस में नहीं है। उसके बाद 80GGA ये भी डोनेशंस के लिए होता है। यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई पेमेंट किया है तब आपको इसमें अमाउंट फिल करने की जरूरत होती है, अदरवाइज में भी कोई डाटा फिल करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इतना सब होने के बाद आपको वापस जाना है इनकम डिटेल्स में और आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपका कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम डिटेल्स में नीचे आने के बाद टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जो हमारी इनकम है उसके ऊपर जो हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 45,316 रुपीज का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है @4%। तो इसके ऊपर जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1830 रुपीज। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स एंड सेस आ जाएगा 47,129। यदि हम आईटीआर को ड्यू डेट पर फाइल करते तो हमें इतना टैक्स का पेमेंट करना होता। अब दोस्तों यहाँ पे जो पेनल्टीज लग रही हैं यहाँ पे अंडर इंटरेस्ट की, अंडर सेक्शन 234A 234B 234C, तो यहाँ पे 234B 234C नहीं है, 234A की लग रही है। 234A की पेनल्टी मैं आपको बता दूं कब लगती है। जब हम ड्यू डेट के बाद आईटीआर को फाइल करते हैं, जितने महीने बाद फाइल करेंगे उतने महीने के लिए जो हमारा जो इतना टैक्स का जो पेमेंट हमने नहीं किया है, जितना हमने टीडीएस का पेमेंट कर दिया और जितना हमें करना चाहिए था, उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसके ऊपर 1% की मंथली पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे 7 मंथ का 7 रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है 1% के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे 234B की पेनल्टी मैं बता दूं कब लगती है। हम जो भी इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर हमें 90% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है अप टू द मंथ ऑफ मार्च। यदि हम एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं टाइम से तो यहाँ पे हमें 1% की पेनल्टी उस केस में भी लगती है, जितना हम कम पेमेंट करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C की पेनल्टी दोस्तों यदि हम एडवांस टैक्स का पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे 1% की पेनल्टी भी यहाँ पे भी देनी होती है। यहाँ पे दोस्तों एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है वो 90% ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे इसीलिए बी और सी की कोई पेनल्टी नहीं लग रही। अब दोस्तों यहाँ पे फी अंडर सेक्शन 234F की जो पेनल्टी है दोस्तों, यदि हम आईटीआर को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, जो कि मेरे केस में 31 जुलाई 2023 थी। अगर 31 जुलाई 2023 से पहले इस आईटीआर को फाइल करते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आती। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो यहाँ पे 1000, ये 5 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे 5000। यहाँ पे हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे 5000। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के यहाँ पे 5007 रुपीज हो गया, प्लस जो यहाँ पे जो टैक्स था 47,129, इनको मिला करके यहाँ पे जो अमाउंट हो गया 52,136। अब दोस्तों हमें चलना है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे। आपको यहाँ पे इस अमाउंट को ध्यान में रखना है 52,136। अब दोस्तों टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हम टीडीएस का पेमेंट कर चुके हैं कितने रुपीस का, 46,951 का। अब 46,951 हमें कितने में से कम करना है, जो हमारा यहाँ पे 52,136 जितना ड्यू टैक्स आ रहा था उसमें से जब हम इसको लेस कर देंगे तो अमाउंट निकल के आ जाएगा 5,185। यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है 5 रुपीस को, तो यहाँ पे 5,190, यानी कि इतना हमें टैक्स का पेमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आईटीआर यू की पेनल्टीज अभी लगी नहीं है, जो कि 25% लगनी है, तो उसको चेक करने के लिए आपको जाना है पार्ट बी एटीआई में। पार्ट बी एटीआई में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न, ये दोस्तों आपने पहले ही कोई आईटीआर फाइल किया है उसके बेसिस पे आपको कितना अमाउंट का पेमेंट करना चाहिए था। यदि आपने रिफंड लिया है तो आपका यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा, जीरो आएगा। रिफंड क्लेम, यदि आपने कोई रिफंड क्लेम किया हुआ, रिफंड लिया हुआ है तो लास्ट वैलिड रिटर्न के मुताबिक तो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यदि आपको रिफंड इशू हो चुका है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारा जो अमाउंट यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के मुताबिक कितना आ रहा था 5190। अब इसके ऊपर जो 25% की जो पेनल्टी है वो हो जाएगी यहाँ पे 48 रुपीज, तो टोटल टैक्स ड्यू आ जाएगा यहाँ पे 5238 का। अब दोस्तों हमें इसका पेमेंट करना है, तो नीचे आना है और आपको यहाँ पे चालान जनरेट करना होगा। अब इसका जो चालान का जो वीडियो है मैं आपको
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सेम अमाउंट का कैसे पेमेंट करते हैं, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5 अब दोस्तों यहाँ पे जो ₹5238 का जो चालान हमने डिपॉज़िट किया, उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर दी हैं। अब दोस्तों आपको जाना है वन्स अगेन इनकम डिटेल्स में, और इनकम डिटेल्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल ऑफ करना है और कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जनरेट जीएस1 पर क्लिक करना है, ओके करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इसको भी ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे सेव जीएस1 पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जहाँ पे आपने एक्सेल यूटिलिटी वाली जो फाइल सेव की थी, वहीं पे आपकी जेएस1 फाइल सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ तक हमने एक्सेल यूटिलिटी के माध्यम से अपना आईटीआर का पूरा डेटा का कंप्यूटेशन करके जेएस1 फाइल जनरेट कर ली। अब इस जेएस1 फाइल को पोर्टल पर कैसे अपलोड करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि जनरेटेड जेएसवन फाइल को पोर्टल पर कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। तो हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट फाइलिंग टाइप 139(8)A अपडेटेड रिटर्न को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑडिट जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे नो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ITR टाइप सेलेक्ट करना है। हमने ITR 1 फाइल किया था तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनमें आप ITRU फाइल नहीं कर सकते, उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आप एक बार चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब हमने जो JS1 फाइल जनरेट की थी उसको यहाँ पे अटैच करना है, ऐड कर लेना है, और यहाँ पे JS1 फाइल जो फोल्डर बनाया था उसी के अंदर सेव हुई होगी। यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे वैलिडेट करके देखेगा कि JS1 में कोई एरर तो नहीं है, कुछ आपने जो ITRU जनरेट किया था उसमें कोई एरर तो नहीं रह गया। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल ITR की तरह ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जो ITRU है इसको हमें पहले वेरीफाई करना होता है, उसके बाद सबमिट करना होता है। ये नॉर्मल ITR की तरह नहीं है कि पहले आप सबमिट कर दो, उसके बाद में वेरीफाई कर दो, या फिर उसको प्रिंट निकाल कर विदिन 30 डेज CPC को भेज दो। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे ITR को वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आधार OTP, सेकंड ऑप्शन डिजिटल सिग्नेचर, और थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से इसको वेरीफाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे थ्रू बैंक अकाउंट को चेक करूँगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, और यहाँ पे जो नंबर आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा प्लस वो नंबर आपका पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है वो आपके नंबर पे सेंड हो चुका है, आपने यहाँ पे फिल करना है। तो दोस्तों ई वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद आपको ई वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप ITR को फाइनली सबमिट करना चाहते हो। यदि आप एक बार सबमिट कर दोगे तो आप दोबारा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ITR सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके ITRV की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो, और यदि आपको ITR का जो फॉर्म होता है जिसमें इन डिटेल में कंपटीशन वगैरह दिया होता है, पूरा आपका डिटेल्स होता है जो आपने सबमिट किया, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ITRU की रिसिप्ट डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे आपको 139(8)A यानी कि आपने ITRU फाइल किया है। यहाँ पे आपकी टोटल इनकम एज पर अपडेटेड रिटर्न, और यहाँ पे नीचे आपको कितना ITRU में टैक्स पे किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ITRU के ऊपर कि किस तरह से हम ITRU का जो डेटा होता है, प्रीफिल डेटा को एक्सेल यूटिलिटी में इंपोर्ट करते हैं, उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे डेटा को फिल करते हैं एज पर अपने फॉर्म 16 के मुताबिक। उसके बाद वापस डेटा को जनरेटेड JSON के माध्यम से कैसे पोर्टल पर अपलोड करते हैं, और उसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो कौन ITRU को फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और दोस्तों हमने हाल ही में टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।